Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा, डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड सीनियर फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स एट स्टडी आईक्यू। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसी तबाही का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसने मेरे तो देखो रोंगटे खड़े कर दिए। बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस सच्चाई का जो आज हम एक्सपोज करेंगे इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि एक बात बड़ी साफ है कि हमारे देश में मैनिपुलेटेड तरीके से नैरेटिव्स को सेट किया जाता है और कभी कभी ये नैरेटिव्स एक्चुअल रियलिटी को ज़मीन के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में जब भी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मुद्दे को कवर होते देखा होगा या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त आपको इस मुद्दे से रिलेटेड कुछ कंटेंट मिला होगा, तो आपको पता है आप लगातार एक सेट नैरेटिव कंज्यूम करते जा रहे थे। आपको यह बताया जा रहा था कि मणिपुर की वायलेंस मैती और कुकीज़ो कम्युनिटीज के बीच का एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। हमें यह दिखाया जा रहा था कि ये दोनों ट्राइब्स, ये दोनों ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। बट गहराई से इस मुद्दे को समझने के बाद एक्चुअल रियलिटी जो मणिपुर के पीछे है, इट इज वेरी डार्क। मई 2023 से लेकर अब तक 260 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 70,000 से ज्यादा सिटीजन अपने ही देश में अपने ही घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। करीब 5,000 घरों को जलाकर राख कर दिया गया है और इस आग में पुलिस ने 60,000 से ज्यादा वेपन्स और लाखों की एम्युनिशन इसे रिकवर किया है। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन, इतने मैसिव स्केल का खून खराबा, क्या ये सिर्फ एक कम्युनिटी डिस्प्यूट के ऊपर हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। असली कहानी जो है ना इस खून खराबे के पीछे, इट इज अ हिडन राइवलरी। एक ऐसी लड़ाई जो जमीन के कंट्रोल के लिए लड़ी जा रही है, क्योंकि उस जमीन, उस लैंड के नीचे ऑयल, नेचुरल गैस और दूसरे एसेंशियल मिनरल्स का एक अमूल्य खजाना छिपा हुआ है। ये धर्म या आइडेंटिटी की लड़ाई है ही नहीं, ये इंडिया का डेडलीस्ट रिसोर्स वॉर है। सो आज हम मणिपुर में बिहाइंड द सीन्स चल रही इस ट्रिलियन डॉलर कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब करेंगे। तो आइए सबसे पहले उस खजाने की बात करते हैं जो इस आग का असली फ्यूल है। देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो जियोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला दैट्स कंप्लीटली गोइंग टू ब्लो योर माइंड। द डेटा इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि सिर्फ असम अराकन बेसिन के अंदर मणिपुर के अनएक्सप्लोर्ड रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ये करीब 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जितने विशाल हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं। अब आपको एक नजरिया देने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पूरे भारत की टोटल एनुअल ये जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है ये है लगभग 2.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, जिसका सीधा मतलब है कि फॉर क्वाइट सम टाइम अगर मणिपुर के नीचे के ये रिसोर्स सच में इतने साइजेबल निकले तो काफी समय के लिए ये अकेला रीजन हमारे पूरे देश की रिक्वायरमेंट्स को आने वाले कुछ सालों के लिए फुलफिल कर सकता है। ये इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा जैकपॉट है कि इसके आगे बड़े बड़े एम्पायर्स है ये बिक जाएंगे, कोई कितना भी अंबानी अडानी क्यों ना हो। इन रिसोर्सेज से अपनी वेल्थ इंक्रीज करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज वाले लैंड का ये जो पूरे का पूरा हिस्सा है, ये पूरे का पूरा स्ट्रिप है, ये डायरेक्टली उन्हीं ट्राइबल एरिया से होकर गुजरता है। ये वही लोकेशंस हैं जहां आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सबसे हाई इंटेंसिफिकेशन वाली देखी गई हैं, जहां सबसे ज्यादा विलेजेस को जलाया गया है और जहां पर सबसे हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को किया गया है। आप लोग मोस्ट अफेक्टेड एरियाज का एक बार मैप देखिए। चूरा चांदपुर, कांगपोकपी, टेंगनु, यहाँ पर टेंगनुपाल, टेमलोंग और फरजौल, ये 5 जगहें, ये वही सेम एरियाज हैं जहां ऑयल और गैस के लिए ड्रिलिंग, मैसिव माइनिंग ऑपरेशंस और लार्ज स्केल प्लांटेशंस को स्पेसिफिकली प्लान किया गया। मतलब खून खराबा वहां पर हो रहा है जहां जमीन के नीचे तेल है। तो ये जो लिंक है ना इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस लिंक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जियोपॉलिटिक्स में पता है कि एक रूल होता है कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी होती है ना, ये रातों रात नहीं बनती। इस रिसोर्स कैप्चर की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बरसों पहले लिखी जा चुकी थी। बात है साल 2010 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुबिलेंट एनर्जी नाम की एक कंपनी को मणिपुर के 2 ऑयल ब्लॉक्स के ऊपर एक्सप्लोरेशन करने के एक्सक्लूसिव राइट्स दिए। और ये ब्लॉक्स छोटे मोटे ब्लॉक्स नहीं थे, ये ऑलमोस्ट 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते थे। नाउ जस्ट इमेजिन 4,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन किसी कॉरपोरेशन को दे दी गई और जमीन के असली मालिकों को
इसकी भनक तक नहीं लगी। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच नाम का देर इज एन इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स एंड डेटा जर्नलिस्ट, इनकी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट निकली और उसने रिवील किया कि बहुत सारी लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज ने ये कंप्लेन की है कि उन्हें ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटीज के बारे में कभी भी प्रॉपरली नोटिफाई किया ही नहीं गया। ये साफ क्लेम किया गया कि गांव वालों को इतने बड़े एक्सप्लोरेशन ऑपरेशंस का पता तब चला जब उनकी जमीन के ऊपर अचानक मशीन्स और सर्वे टीम्स उतर आई और उन्होंने उनके लैंड को खुद अपने ऑपरेशंस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट ने इस बात को भी जाकर थोड़ा उजागर किया और सीरियस एक्विजिशन लगाए कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी कंसल्टेशन जो होती है, विच इज इंपॉर्टेंट, उसको होल्ड करने के बजाय पॉलिटिकल प्रेशर एग्जर्ट करके और लोकल मिडलमैन को ब्राइब करके नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स को ऑब्टेन किया गया। बेसिकली बंद कमरों में आम इंसान का जो भविष्य है उसे बेच दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉरपोरेट्स को ऐसे छुप छुप कर बैकडोर से ऑपरेशंस क्यों चलाने पड़े, सीधा जमीन खरीद कर प्लांट्स भी लगा ही सकते थे। तो इसका जवाब देखो दोस्तों, मणिपुर के जो कानून है और जो ज्योग्राफी है इसके अंदर छिपा हुआ है। मणिपुर का लगभग 90% लैंड एरिया जो आप मेरे पीछे मैप में देख रहे हैं, ये बड़े अलग तरीके से रेगुलेट होता है। इनका जो प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल और कल्चरल फोर्ट है यहाँ पर, यहाँ जमीन का खरीद फरोख्त बाकी नॉर्मल स्टेट्स की तरह नहीं होती। जब 2010 में उनकी पीठ पीछे डील्स की गई और मशीन्स आई, तो इन इवेंट्स ने एक बहुत ही बड़े डर को जन्म दे दिया। इन ट्राइबल ग्रुप्स को साफ समझ आने लगा कि इस सिस्टम के जरिए धीरे धीरे उन्हें उन्हीं की एंसेस्ट्रल लैंड से कंप्लीटली डिप्राइव किया जा रहा है। जमीन का वो 90% हिस्सा जिसके नीचे $1 ट्रिलियन का इकोसिस्टम दबा है, उस पर से इनका वजूद पूरी तरह से मिटाने की एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। ये टेंशन और कंट्रोवर्शियल हो गई, राइट, एक अलग एक्सप्लोसिव लेवल के ऊपर एस्केलेट हो गई जब एनवायरनमेंट और नेचर का मुद्दा सामने आया। इम्फॉल में बेस्ड मीडिया को कोट करते हुए एक लोकल अखबार ने क्लेम किया कि ये ड्रिलिंग ऑपरेशंस ऐसे ही रैंडमली बिना कंप्लीट एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के शुरू कर दिए गए थे। यहां तक कि भारत का जो एनवायरमेंट मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उससे भी प्रॉपर परमिशंस और सर्टिफिकेट्स नहीं लिए थे। ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए उनका जंगल और उनकी नदियां सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, उनका जीवन है। जब बड़ी मशीन्स पहाड़ों को चीरने लगती हैं तो उन्हें ये रियलाइज हो गया कि ये डेवलपमेंट उनका घर उजाड़ देगा। बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ड्रिलिंग का सीधा सा मतलब था पानी का जहरीला होना, फॉरेस्ट का खत्म होना और पूरे इकोसिस्टम का कोलैप्स होना। और डर ये नहीं था कि सिर्फ पेड़ कट रहे हैं, डर ये था कि पहाड़ों को खोखला करके कैपिटलिस्टिक ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी आने वाली जनरेशन्स को भूखा और बेघर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पूरी तबाही सिर्फ और सिर्फ ऑयल और गैस के लिए है, तो गेट रेडी फॉर सम मोर रेवलेशंस, क्योंकि सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। द रिसोर्स इक्वेशन इन मणिपुर गोज वेल बियॉन्ड जस्ट ऑयल। मणिपुर का जो ईस्टर्न बेल्ट है, ये एक जियोपॉलिटिकल गोल्ड माइन है। खासकर वो सेक्शन जो उखरुल से लेकर मोहरे तक इंडो म्यांमार बॉर्डर के अलोंग पड़ता है। ये सेक्शन एक एक्सट्रीमली क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स के बहुत करीब लोकेटेड है, जिसे इंडो म्यांमार ओफियोलाइट बेल्ट कहा जाता है। एंड कैन यू इमेजिन व्हाट माइट बी देयर इन दिस बेल्ट? इसमें है कई सारे रेयर मिनरल्स जैसे कि क्रोमाइट, निकल, कॉपर, कोबाल्ट और प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स, दीज आर द रियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी। आज वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली इन्हीं मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज की बात हो, सेमीकंडक्टर्स हो, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट्स हो। दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी की तरफ स्विच करना शुरू हो चुकी है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन दी है। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से साल 2040 तक कॉपर और निकल की वर्ल्ड डिमांड 200% से भी ज्यादा ग्रो कर सकती है। इस एक स्टैटिस्टिक ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वैल्यू दुनिया की नजरों में एकदम बदल कर रख दी है। इसने मणिपुर को डायरेक्टली वर्ल्ड मिनरल मार्केट के मैप के ऊपर एक हाईली सिग्निफिकेंट और ल्यूक्रेटिव हॉटस्पॉट बना दिया। दुनिया भर के $1 ट्रिलियन कार्टल्स
इनको ईवीज और सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं और रॉ मटेरियल उस जमीन के नीचे छिपा है जहां इस वक्त दंगे चल रहे हैं। ये सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स नहीं है दोस्तों, ये ग्लोबल रिसोर्स रेस का इज मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेडली चैप्टर ऑफ दिस ग्लोबल रिसोर्स रेस। सो दोस्तों, इस वक्त ये जो दुनिया एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, भारत में इस ट्रांजिशन की सबसे भयानक कीमत मणिपुर का आम इंसान चुका है। जब हम ग्रीन एनर्जी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ कितना इको फ्रेंडली और पीसफुल होगा, लेकिन इस ग्रीन फ्यूचर का जो बेस है, राइट, ये इन्हीं रेयर मिनरल्स पर टिका है जो मणिपुर के पहाड़ों में दबे हुए हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी मणिपुर और कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने एक ऐसा शॉकिंग खुलासा किया है जो आपके होश उड़ा देगा। इन रिसर्चर्स ने एक्सपोज किया है कि माइनिंग और एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कम से कम 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनको ऑफिशियली साइन किया गया था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, डू यू नो व्हाट इट इज? ये जितने 39 एमओयूज साइन किए गए थे, ये सीधे ट्राइबल हिल एरियाज में साइन हुए हैं, वो भी बिना यहां पर रहने वाली इंडिजिनस कम्युनिटीज के प्रॉपर कंसेंट के। यानी जमीन किसी और की है, उस पर सदियों से रहने वाले लोग कोई और हैं, पर उस जमीन को पूरी तरह खोदने का कॉन्ट्रैक्ट बंद कमरों में किसी और को दे दिया गया। एंड दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल, ये कोई छोटी मोटी कॉर्पोरेट डील नहीं है, ये पूरे के पूरे स्टेट को माइनिंग मोनोपोलीज के हवाले करने का एक क्लियर वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। जमीन के मालिकों को उन्हीं की पीठ पीछे पूरी तरह से बेच दिया गया। एंड खेल जो है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी खेल है, ये सिर्फ माइनिंग एग्रीमेंट्स तक नहीं रुका। एक और बड़ा पर्दाफाश तब हुआ जब ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सामने आए। इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मणिपुर के 6 हिल डिस्ट्रिक्ट्स में 66,000 से ज्यादा हेक्टर, मतलब इससे भी कहीं ज्यादा, इतनी विशाल जमीन को सिर्फ ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए रिजर्व कर दिया गया। इसे हमारे देश के नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स का हिस्सा बताया जा रहा है। देखने में ये खेती या एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव लगता है, लेकिन एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स इस डीप कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ लगातार एक चेतावनी देते जा रहे हैं। वो सभी एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि कई एशियन कंट्रीज में ऑयल पाम ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत डेंजरस और बहुत भयानक रहा है। इस कॉर्पोरेट फार्मिंग की वजह से ट्रेडिशनली बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होता है, सदियों पुराने वाटर बॉडीज पूरी तरह ड्राई हो जाते हैं और अल्टीमेटली वहां की लोकल कम्युनिटीज को उनकी अपनी ही जमीन से बाहर धकेल दिया जाता है। कई ट्राइबल ग्रुप्स को तभी ये एहसास हो गया था कि ये डेवलपमेंट सिर्फ उनकी टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सारे मूव्स उनकी इस वार्निंग को सच साबित कर रहे थे कि आगे चलकर डेमोग्राफिक और लीगल चेंजेस पर्पसली लाए जाएंगे। ये लीगल चेंजेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्लान किए गए ताकि पहाड़ों में इन लार्ज स्केल कॉर्पोरेट एक्सट्रैक्टर्स की एंट्री को फैसिलिटेट किया जा सके। दोस्तों, अब इस डिस्कशन के जिस हिस्से को हम खोलकर आपके सामने रखेंगे, यहां आपको समझ में आएगा कि ठीक मई 2023 में अचानक ये लड़ाई इतनी वायलेंटली क्यों भड़क गई। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट अप्रैल 2023 में आया। उस समय पर मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य की सरकार को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि मेजॉरिटी माइटी कम्युनिटी का ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस है, उनकी जो डिमांड है एसटी स्टेटस की, इसको कंसिडर किया जाए, इसको टेकअप किया जाए। इस एक आदेश ने पूरे स्टेट को बारूद के ढेर के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के इस कैलकुलेशन को समझना, एट प्रेजेंट मैतीस मणिपुर की पूरी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 53% हिस्सा है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद वो मेनली इम्फॉल वैली में रहते हैं, जो स्टेट के टोटल लैंड एरिया का सिर्फ 10% हिस्सा है। एंड माइंड इट, दिस 10% एरिया ऑफ मणिपुर इज डिसेंटली डेवलप्ड। अब करंट लॉस के मुताबिक नॉन ट्राइबल्स, जिनमें वैली के मैतीस भी आते हैं, मणिपुर की पहाड़ियों वाली उस 90% प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड को लीगली खरीद नहीं सकते। ये वही जमीन है जिसके नीचे $1 ट्रिलियन खजाना दबा है। ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन एक ऐसी दीवार है जिसने उन पहाड़ों को कंप्लीटली कैप्चर होने से बचाकर रखा था। जैसे ही कोर्ट का ये आदेश सामने आया, हिल ट्राइब्स के अंदर वापस से एक इनसिक्योरिटी, एक एक्सट्रीम पैनिक में तब्दील हो गई। उन्होंने इस एसटी स्टेटस की डिमांड को सिर्फ एक सोशल जस्टिस या आइडेंटिटी के मुद्दे की तरह बिल्कुल नहीं देखा, एंड दे वर राइट। उन्हें इसमें अपना अंत नजर आ रहा था। हिल ट्राइब्स सॉ दिस एज अ पॉसिबल बैकडोर, एक खुफिया और कंप्लीटली लीगल रास्ता जिसके जरिए इन ट्राइब्स की एंसेस्ट्रल लैंड का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर ये बाउंड्री टूटी,
लॉ की ये बाउंड्री टूटी तो रिसोर्स रिच एरियाज में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और हैवी कमर्शियल वेंचर्स बड़ी आसानी से अपनी परमानेंट एंट्री बना लेंगे। उन्हें डर था कि माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होने के बाद पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेट्स मणिपुर वैली में मौजूद कम्युनिटीज के थ्रू, ठीक है, वैली के अंदर जितनी भी ये कम्युनिटीज हैं, इनके थ्रू ट्राइबल्स की पहाड़ी जमीन खरीद लेंगे। एंड दिस फियर, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे आपके किले का दरवाजा आपके ही सामने तोड़ दिया जाए ताकि माइनिंग माफियाज आसानी से अंदर आकर आपकी जमीन के ऊपर कब्जा कर सकें। दोस्तों, यही मुद्दा इस तबाही का सबसे मेन कोर है जो मैंने अभी आपको बताया। द सिचुएशन इन मणिपुर डज नॉट रिवॉल्व ओनली अराउंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सिर्फ माइतीज वर्सेस कुकीजो या एक रिलीजियस लड़ाई नहीं है, ट्राइबल आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है जैसे मीडिया आपको दिखाना चाह रही है। ये इंडिया के एक सबसे जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट फ्रंटियर स्टेट में उन गिनती के लोगों के बीच ओनरशिप ऑफ लैंड, रिसोर्सेज और मैसिव इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का एक ब्लड बाथ चल रहा है। दुनिया में ह्यूमन हिस्ट्री का पैटर्न हमेशा यही कहता आया है कि हमेशा से ही वो एरियाज जहां अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद रहते हैं लेकिन जो कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड छूट जाते हैं, उन्हें एक खास तरीके से ही वायलेंटली टारगेट किया जाता है। इन्हीं एरियाज को हमेशा यूज किया जाता है एज ग्राउंड फॉर मिलिट्री बिल्डअप, हैवी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर फोर्स्ड मूवमेंट के जरिए आबादी को परमानेंटली डिस्प्लेस करने के लिए। आप दुनिया के नक्शे पर अफ्रीका देख लीजिए, अगर अफ्रीका नहीं देखना तो लैटिन अमेरिका देख लीजिए, या एशिया के डीपली अफेक्टेड रीजन्स को देख लीजिए। सब जगह यही सेम टेम्पलेट अप्लाई हुआ है। वहां के ओरिजिनल आदिवासी लोगों को बार बार सरकारों ने रूथलेसली कंपनीज के सपोर्ट से बाहर निकाल दिए और एक वल्नरेबल सिचुएशन की तरफ पुश कर दिया। और ये सब किस लिए? सिर्फ उन रिसोर्स रिच लैंड्स का कंट्रोल हासिल करने के लिए जो नेटिव्स के पास मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि पावर में बैठे जो लोग हैं ना, इन लोगों को इन आंकड़ों की भनक नहीं है। अगस्त 2023 में मणिपुर आग में जब जल रहा था, एक लीडिंग इंटरव्यू में एक्स लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग ने रेडिफ को ओपनली और क्लियरली कहा था कि ऑयल या तेल इस वॉर का रीजन नहीं है। मेन स्ट्रीम वॉइसेस ने इस खुलासे को सीधे तौर पर दबाने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और इंडिपेंडेंट नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। जब हम इन सारे हिडन फिगर्स, डिटेल्ड जियोलॉजिकल रेटिंग्स, साइलेंट एक्सप्लोरेशन लीजेस, हिडन माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और लैंड यूज ऑल्टरेशंस को आपस में एक लाइन में जोड़कर देखेंगे तो असली सच डंके की चोट पर बाहर आकर निकलेगा। ये क्लियर हो जाता है कि इन नेचुरल रिसोर्स है ना, इनके जो ये एलिमेंट्स हैं, इनको किसी भी तरह उन सीरीज ऑफ वायलेंट एक्ट से डिसएंटैंगल किया ही नहीं जा सकता जो लगातार मणिपुर को तबाह कर रहे हैं। इस लड़ाई की पूरी ब्लूप्रिंट उन्हीं खजानों पर आकर रुकती है, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हमारा मणिपुर अब उस ब्लड सोक्ड वर्ल्ड वाइड नैरेटिव का एक परफेक्टली ट्रैजिक एग्जाम्पल बन रहा है ना, रिसोर्स क्राइसिस वाला। आज मणिपुर में जलते हुए घर, हर एक जला हुआ गांव और हर एक डिस्प्लेस्ड फैमिली का आंसू सिर्फ एक सरफेस लेवल का इशू बनकर रह गया। असली कहानी उस धुएं के पीछे छिपाई जा रही है। असली मुद्दा जमीन के ऊपर नहीं बल्कि उन वैल्यूएबल रिसोर्सेज के लिए जमीन के नीचे चल रहा है। इट्स डीपली बरीड एंड वेरी हिडन टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और यही वो रोंगटे खड़े करने वाला सच है जो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम धर्म और कास्ट के आईने से चीजों को देखते रहेंगे तब तक असली खेल खेलने वाले पर्दे के पीछे पहाड़ों को खोखला करते रहेंगे। हमारे देश के युवा को ये एक्सपोजे, ये रियलिटीज समझनी पड़ेंगी। मैं चंदन शर्मा आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि सिविल सर्विसेज और इस देश की गहराई की समझ रखने वाले हर आम नागरिक के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का ऐसा डायसेक्शन हम पूरे जोर शोर से जारी रखेंगे। आज के इस एनालिसिस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के फीड में नजर आए। आपसे अब मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, सवाल करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.